हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज़ वन ऑफ द बायोमॉलिक्यूल, एक तरह का बायोमॉलिक्यूल है और कौन सी कैटेगरी का? मैक्रो बायोमॉलिक्यूल है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी जाना कि सभी बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, वे सभी मैक्रोमॉलिक्यूल होने के साथ साथ इनका साइज़ जो होता है वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू माइक्रो बायोमॉलिक्यूल, और ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, मतलब इसमें कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। अब बात आती है न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? जो हमारा डीएनए है और आरएनए है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड हैं। ओके, सो दे आर पॉलीमर और स्मॉल बायोमॉलिक्यूल एसेंशियल टू ऑल नॉन फॉर्म ऑफ लाइफ। जितनी भी लाइफ है अर्थ के ऊपर, उन सभी में एक एसेंशियल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि हर एक की अपनी एक आइडेंटिटी है, उसका अपना एक जेनेटिक मटेरियल है। सो न्यूक्लिक एसिड प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जैसे हमें पता है कि प्रोटीन जो है वो एक एक अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। जब बहुत सारे अमीनो एसिड का आप एक लंबी चेन बना दोगे तो वो क्या बन जाएगा? एक तरह का प्रोटीन बन जाएगा। ओके, पॉलीमर बन जाएगा। वैसे ही न्यूक्लिक एसिड की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो होता है न्यूक्लियोटाइड। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? एक न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर बनाते हैं। ओके, जैसे आरएनए में एग्जांपल ले लीजिए। ए नाम का कोई न्यूक्लियोटाइड है, बी नाम का कोई न्यूक्लियोटाइड है, तो ए बी सी डी को आपने एक साथ अरेंज कर दिया तो ये क्या बन गया? एक न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बन गया। वैसे ही डीएनए में होगा। सो दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड। और जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो मोनोमर होता है। मोनो मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए रहता है न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए 5 कार्बन वाली शुगर चाहिए होती है, जिसको हम पेंटोज शुगर, पेंटो मतलब 5, तो 5 कार्बन वाली शुगर चाहिए। जैसे डीएनए में आपको डीऑक्सीराइबोज शुगर चाहिए और आरएनए में आपको राइबोज शुगर चाहिए। ये दोनों ही पेंटोज शुगर हैं जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं। देन आपको फॉस्फेट ग्रुप चाहिए एक, और एक नाइट्रोजन बेस चाहिए। ओके, नाइट्रोजन बेस मतलब जो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, यूरेसिल, ये सब क्या क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस होते हैं। नाउ इफ़ शुगर इज़ राइबोज, अगर न्यूक्लियोटाइड में शुगर राइबोज है तो उसके जो न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे वो यूज़ होंगे आरएनए को बनाने के लिए। अगर राइबोज शुगर आप यूज़ कर रहे हो तो उससे बनेगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब आरएनए में बनाने में यूज़ होगी राइबो शुगर। और अगर आपकी शुगर डीऑक्सीराइबोज है तो वो बनाएगा डीएनए के पॉलीमर। ओके, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बनाएगा। नाउ कम टू द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का टाइप अगर देखें तो 2 टाइप के होते हैं, मतलब डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों में डिफरेंस यही है कि दोनों में शुगर अलग अलग है। एक में राइबोज शुगर है, मतलब आरएनए में राइबोज शुगर है, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है। आरएनए आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। दोनों ही कैसे बने हुए हैं? डीएनए में भी न्यूक्लियोटाइड की चेन है। ओके, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अरेंज हुए हैं, और आरएनए में भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अरेंज हुए हैं। तो ये क्या है? दोनों पॉलीमर है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जैसे हमने देखा था कि पॉलीमर जो आपका स्टार्च है या ग्लाइकोजन है, उसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट रहते थे। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते थे। न्यूक्लिक एसिड में कौन से होंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होंगे जो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के रखेंगे। सो ईच न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 कंपोनेंट। सारे न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट होना ज़रूरी होता है। एक पेंटोज शुगर, ओके, अगर वो न्यूक्लियोटाइड आरएनए है तो राइबोज शुगर होगा उसमें, अगर न्यूक्लियोटाइड डीएनए का है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा। दूसरी चीज़ आपको चाहिए फॉस्फेट मॉलिक्यूल होना चाहिए। तीसरी चीज़ आपको चाहिए नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस भी 2 तरह के होते हैं, प्यूरीन नाइट्रोजन बेस एंड पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस। और ये जो बेस है ना वो पेंटोज शुगर की फर्स्ट कार्बन से अटैच होता है। ओके, सो प्यूरीन और पिरिमिडीन का अगर नाम देखें तो प्यूरीन जो है वो छोटा नाम है। तो इनमें कौन कौन से बेस होंगे? छोटे नाम है, मतलब इसकी छोटी फैमिली है, 2 मेंबर की फैमिली है, एडेनिन एंड ग्वानिन।
AG करके, AG बहुत से लोग बोलते हैं ना AG OG, तो यहाँ AG करके आप याद रख सकते हैं इसको कि प्यूरीन में आते हैं AG, मतलब एडेनिन और ग्वानिन नाइट्रोजन बेस। ओके, एंड पिरिमिडीन जो है वो नाम बड़ा है तो इसके मेंबर भी ज़्यादा होंगे। ओके, तो इसमें आता है कट, CUT कट, मतलब C स्टैंड फॉर साइटोसिन, U स्टैंड फॉर यूरेसिल एंड T स्टैंड फॉर थायामीन। जो साइटोसिन होता है वो DNA और RNA दोनों में होता है, यूरेसिल जो होता है वो सिर्फ RNA में होता है, और थायमीन जो होता है ओनली DNA में होता है। जो प्रोटीन होते हैं उनमें अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है तो इन्हें हम पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को में जो ग्लूकोज है वो आपके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है तो उन्हें हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं बिकॉज यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड है बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किसी भी न्यूक्लियोटाइड को का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो अभी हमने डिस्कस किया कि 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड। पहली चीज़ हमें चाहिए होती है शुगर, पेंटो शुगर, देन फॉस्फेट ग्रुप, और एक चाहिए हमें नाइट्रोजन बेस, या तो पिरिमिडीन का नाइट्रोजन बेस हो या प्यूरीन का नाइट्रोजन बेस हो। ठीक है, सो जब फॉस्फेट ग्रुप आप अटैच कर देते हो न्यूक्लियोसाइड में तो वो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड हमने पहले डिस्कस कर लिया कि 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड। ओके, अब न्यूक्लियोटाइड में से जब आप फॉस्फेट ग्रुप हटा दो तो बचा क्या? शुगर और नाइट्रोजन बेस। तो शुगर और नाइट्रोजन बेस जब दोनों अकेले प्रेजेंट होंगे तो उसे हम न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। अब इस न्यूक्लियोसाइड में आप फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दो तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ओके, सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो कि एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है, जिसमें ये आपको एक बेंजीन रिंग और 5 मेंबर वाली रिंग जो आपको दिख रही है वो है एडिनोसिन की स्ट्रक्चर। देन आपके पास पेंटो शुगर यहाँ पे प्रेजेंट है और साथ में फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। नाउ कम टू द न्यूक्लियोसाइड। व्हेन नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड टू द पेंटो शुगर, जब नाइट्रोजन बेस और पेंटो शुगर एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं तो उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। सो दिस स्ट्रक्चर इज एन एग्जांपल ऑफ एडिनोसिन। सकते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है। न्यूक्लियोटाइड तीन मेंबर से मिलके बने होते हैं, फॉस्फेट, शुगर एंड बेस। तो ये आपको पहला मॉलिक्यूल तीनों का मिल जाएगा, फिर उसी से आपका न्यूक्लियोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ऐसे तीसरे ऐसे जुड़ते जाते हैं। ओके, सो न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं और उसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। ओके, सो दिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कैसे मिलकर बना है? तो न्यूक्लियोसाइड से और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना है। तो न्यूक्लियोसाइड किससे बना हुआ है? या तो इसमें शुगर होगी और एक नाइट्रोजन बेस होगा। ओके, डीऑक्सीराइबोस शुगर भी हो सकती है, राइबोस शुगर भी हो सकती है। ओके, डिपेंड करता है कि वो किस मॉलिक्यूल के लिए है न्यूक्लियोटाइड आपका न्यूक्लियोसाइड। देन नाइट्रोजन बेस पेयर, अगर DNA है तो उसमें नाइट्रोजन बेस पेयर कौन से होते हैं? ACGD। और अगर RNA में की बात की जाए तो उसमें थायमीन नहीं प्रेजेंट होता है, थायमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। नाउ कम टू द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखें तो ये जो होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। लाइफ की कंटिन्यूटी मतलब अपने जीन अपनी दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र कैसे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ DNA। ओके, एक सेल डिवाइड होकर दूसरा सेल बनाएगा तो उस सेल को अपना जेनेटिक मटेरियल पे तो डिवाइड करके देगा ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज दे कैरी जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ सेल एंड कैरी इंस्ट्रक्शन फॉर फंक्शनिंग ऑफ सेल। ये क्या करता है? जब सेल डिवाइड होता है तो अपनी DNA की ब्लूप्रिंट बनाकर दूसरे सेल को देता है, जिससे जो डॉटर सेल बने हैं वो उसी के आइडेंटिकल हो, उससे आइडेंटिकल हो, उसके जैसे हो, और उनके अंदर की फंक्शनिंग कैसे करनी है, किस तरह का प्रोटीन किस अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड से बनेगा, ये सारे इंस्ट्रक्शन उस जेनेटिक मटेरियल की ब्लूप्रिंट में होते हैं। सो इस तरह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र होते हैं किस तरह से सेल को फंक्शन करना है। द DNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अगेन वही बात है कि DNA अपने रिस्पॉन्सिबल होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने में। द न्यूक्लिक एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल।
किस तरह का प्रोटीन सेल को बनाना है, तो हर एक तरह का प्रोटीन डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड के सीक्वेंस से बना होगा। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड जो है उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, उसके पास डीएनए के पास सारे सीक्वेंस है कि किस प्रोटीन के लिए कौन सा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड अरेंज करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके न्यूक्लिक एसिड के पास होती है। सो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस में भी आपका जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।